Hello everyone, I am your social science educator. Welcome on Magnet Brains. So as you already know, हम अपने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब MIQ। अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी क्लिक करें इस आई बटन पर और उस वीडियो को जरूर देख लें। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज मैं आप सभी के लिए ले आया हूं वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो। अब इस वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो में हम फटाफट सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जिससे हो जाएगी आपकी तैयारी और बेहतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं यूएएफ क्या होता है, मतलब क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो देखिए जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब होता है इट मींस एवरी इंडियन सिटीजन एज्ड 18 एंड अबव हैज द इक्वल राइट टू वोट। मतलब हमारे इंडिया में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी एज 18 या फिर 18 प्लस है, उन सभी के पास में एक इक्वल राइट होता है और वो राइट है टू कास्ट देयर वोट। मतलब वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहां पर चुन सकते हैं, और साथ ही विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन और इनकम। मतलब यहां पर किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जितने भी लोग 18 प्लस एज के हैं इंडिया में, उन सभी को यह राइट टू वोट मिल चुका है। सो यही होता है एक्चुअल में क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ की फीचर्स की। तो सबसे पहले देखिए इंप्लीमेंटेशन। यहां पर समझिए यूएएफ इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सो हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, जो इतनी बड़ी कंट्री है, जो एक्चुअल में वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसका फाउंडेशन क्या है, तो उसका ही फाउंडेशन है यूएएफ, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एंड इज यूज्ड फॉर इलेक्शंस टू लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड लोकल बॉडीज अंडर आर्टिकल 326। तो एक्चुअल में जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं, जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं, या फिर जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के या फिर म्युनिसिपैलिटीज के, उन सभी में जो वोटिंग की जाती है वो सब कैसे होती है, कैसे पॉसिबल है, तो वो यूएएफ के कारण ही पॉसिबल है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 के अंदर मेंशन किया गया है। आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट, वन पर्सन वन वोट। मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्चुअल में हर एक सिटीजन को एक वोट दिया है। ईच सिटीजन कैन कास्ट ओनली वन वोट एंड नो वन कैन वोट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। मतलब हर एक पर्सन के पास में एक वोट होगा और वो किसी और पर्सन के बिहाफ में कभी भी वोट कास्ट नहीं कर सकता। मतलब सभी के राइट कैसे हो गए, पूरी तरह से इक्वल हो जाने वाले। फिर देखिए वोटर रजिस्ट्रेशन। वोटर रजिस्ट्रेशन, अगर आपको वोट कास्ट करना है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल में होगा तो ही आप एलिजिबल हैं कि आप वोट कास्ट कर सकते हैं। सो टू वोट अ पर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल। ध्यान रखिएगा किस में नाम रजिस्टर्ड होगा, तो इलेक्टोरल रोल में नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा ऑफ द कंसर्न कंस्टिट्यूएंसी। मतलब आप जिस भी कंस्टिट्यूएंसी है से हैं वहां पर एक लिस्ट होगी और उस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो ही आप क्या कर सकते हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं। पर क्या कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो वोट कास्ट नहीं कर सकते? तो जी हां बिल्कुल होंगे, बेयर्ड फ्रॉम वोटिंग। कौन लोग हैं जो वोट नहीं कर सकते? सो पीपल कन्विक्टेड ऑफ द सर्टन सीरियस क्राइम्स कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम वोटिंग एज पर लॉ। मतलब ऐसे सभी लोग जो एक्चुअल में कोई सीरियस क्राइम कर चुके हैं और वो सीरियस क्राइम प्रूव हो चुका है, वो लोग वोट नहीं कर सकते। सो ये की फीचर समझ में आ गए कि किस तरीके से एक्चुअल में यूएएफ जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक और फीचर आपको दिखाई दे जाएगा जो होने वाला है वोटिंग एज को लेकर। आप सभी को पता ही होगा कि अब वोटिंग एज है 18 इयर्स, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पर क्या हमेशा से ऐसा ही था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में 1988-89 के पहले वोटिंग एज 21 इयर्स हुआ करती थी, बट देन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इस एज को 21 से 18 कर दिया गया। द रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज इन 1988 इंक्रीज्ड यूथ पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यूथ पार्टिसिपेशन को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए एक्चुअल में वोटिंग एज को कम किया गया था। तो यह चीज आपको क्लियर रखनी होगी कि 1988 के पहले 21 इयर्स हुआ करती थी वोटिंग एज, जो अब हो गई है 18 इयर्स।
चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं एक एग्जाम्पल 2024 के जनरल इलेक्शन का। सो इन 2024 जनरल इलेक्शन अराउंड 980 मिलियन वोटर्स वर एलिजिबल टू वोट इन 543 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज। सो लोकसभा सीट्स को एक्चुअल में डिफरेंट 453 कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है और इसी सीट्स पर वोटिंग करने के लिए जो एलिजिबल वोटर्स थे उनका टोटल नंबर था 980 मिलियन वोटर्स। मतलब आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा कि कितने सारे लोग वोट कास्ट करने वाले हैं इतनी सारी सीट्स के लिए। इसी कारण से एक्चुअल में मेकिंग द इंडिया लार्जेस्ट इलेक्शन प्रोसेस इन द वर्ल्ड, और इसलिए ही हमारा इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है और सबसे बड़ा इलेक्शन प्रोसीजर जो है वो हमारे इंडिया में ही होता है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और साथ ही साथ में यहाँ पर जो सीट्स हैं उसके हिसाब से भी यहाँ सबसे ज्यादा लोग वोट करते हैं। सो आगे देखें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया हैज अराउंड 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हमारे अगर होल ऑफ इंडिया में हम देखें तो टोटल कितने लोग एक्चुअल में इलेक्टेड हैं, तो ध्यान रखिएगा 3.1 मिलियन जो लोग हैं वो एक्चुअल में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो डिफरेंट लेवल पर क्या करते हैं, हमारे लिए पॉलिसीज का फॉर्मेशन करते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिफ्लेक्टिंग द डीप डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। और इससे ये समझ में आता है कि हमारा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा डीप है। सो ये भी पॉइंट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा जो हुआ एक्चुअल में 2024 के इलेक्शन में। अब बात करते हैं हम कुछ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मतलब क्या इंडिपेंडेंस से पहले भी इसी तरीके से हम सभी को वोटिंग राइट्स मिला करते थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें तो ओनली 13% वोटिंग राइट्स हुआ करते थे। बिफोर 1947 वोटिंग राइट वर लिमिटेड टू अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडिया, नॉट यूनिवर्सल। एक्चुअल में 1947 के पहले यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया में अलाउ नहीं किया गया था। मतलब ये यहां पर एलिजिबल नहीं थे कि सभी 18 प्लस लोग या फिर 21 ईयर प्लस लोग वोट कर सके। एक्चुअल में उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज होते थे, जैसे कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इन सभी बेसिस पर लोगों को डिवाइड किया जाता था। बट देन उसके बाद में हम इंडिपेंडेंट हुए और 1947 में ही अडॉप्ट कर लिया गया यूएएफ मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सो अर्ली वोटिंग राइट टू वुमेन। इवन हमारा जो इंडिया है वो ऐसे बहुत सारे नेशंस, ऐसे डेवलप्ड नेशंस के पहले आता है जिन्होंने वुमेन्स को भी क्या दिया, वोटिंग राइट दिया। सो इंडिया गेव इक्वल वोटिंग राइट टू द वुमेन फ्रॉम द बिगिनिंग अर्लियर देन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड। इवन स्विट्जरलैंड जैसी डेवलप्ड कंट्री के पहले ही हम इंडियंस ने क्या करा था, वुमेन्स को इक्वल वोटिंग राइट दे दिया था। सो आगे देखें लिटरेसी कंडीशन इन 1947। एक्चुअल में 1947 के पहले तक लिटरेसी भी एक क्राइटेरिया हुआ करता था फॉर द एलिजिबिलिटी टू कास्ट वोट। बट 1947 में आप यहां पर देखें हमारे यहां का एक्चुअल में लिटरेसी रेट क्या था। डिस्पाइट द लो लिटरेसी रेट यूएएफ वाज अडॉप्टेड टू एंश्योर द पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन। मतलब यहां पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उन्होंने इस क्राइटेरिया को पूरी तरीके से हटा दिया और यह कहा कि जो भी इंडियंस है चाहे वो लिटरेट हो या फिर इलिटरेट हो वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये राइट है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें। सो इसी कारण से यहां पर जो यूएएफ है वो बन जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देन आगे देखें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, जैसे कि कंस्टिट्यूएंसीज। क्या होता है कंस्टिट्यूएंसीज? अभी हमने देखा था कि लोकसभा की 543 कंस्टिट्यूएंसीज के लिए वोटिंग की गई। एक्चुअल में क्या होता है? So a geographical area whose voters elect a representative to a legislative body। मतलब एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया, एक्चुअल में एक कमीशन होता है जिसे कहा जाता है डिलिमिटेशन कमीशन, जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को डिसाइड करता है कि इतनी बाउंड्री में इतने वोटर्स होने वाले हैं और ये सभी क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए वोट कास्ट करने वाले हैं। तो उसी जियोग्राफिकल बाउंड्री को एक्चुअल में कंस्टिट्यूएंसी कहा जाता है। ओके, देन सिस्टम क्या होता है? सो अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इज एक्चुअली अ सिस्टम। मतलब जैसे कि इलेक्शन कमीशन की हम बात करें, सो वो डिफरेंट एलिमेंट्स को जोड़कर पूरे प्रोसीजर को कंडक्ट करवाता है और उसे ही इलेक्टोरल सिस्टम कहा जाता है। सो आई होप ये भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है एक्चुअल में ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की हमारी डेमोक्रेसी में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एम्पावर सिटीजन।
Universal adult franchise gives citizens the power to choose their representative and shape the government. So एक्चुअल में जो यूएएफ है वो हमें राइट देता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकें और वो रिप्रेजेंटेटिव्स एक्चुअल में क्या कर सकें, हमारे लिए पॉलिसीज बनाएं, हमारे लिए लॉज बनाएं, हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए काम करें। सो एंड शेप द गवर्नमेंट, और हम जब इन्हें चुनेंगे तभी ये क्या कर पाएंगे, एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर पाएंगे जो हमारे लिए ये सब काम करने वाली है। सो इससे क्या हो गया, हम लोग एम्पावर हो गए, मतलब हर एक सिटीजन एम्पावर हो जाएगा। देन फॉस्टर एंगेजमेंट, कैसे एंगेजमेंट को और फॉस्टर करता है, सो इट एनकरेज पीपल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सॉल्विंग सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। अगर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं, मतलब हम उन्हें इलेक्ट कर रहे हैं, सो जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब इसका ये हुआ कि हम भी कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है उसके यहां पर क्या बन जाएंगे, पार्ट बन जाने वाले हैं। तो जितने भी सोशल इश्यूज और जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उन सभी में भी हमारा क्या हो जाता है, पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ में प्रमोट्स इक्वालिटी, एवरी सिटीजन हैव एन इक्वल वॉइस इन इलेक्शंस रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड। जैसा कि आप सभी को पता ही है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा तो किसी भी सिटीजन का बैकग्राउंड यहां पर मैटर नहीं करता इस पूरे इलेक्शन में, और सभी को क्या मिलने वाला है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल वॉइस। इस कारण प्रमोट हो जाती है क्या, इक्वालिटी। देन एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, इलेक्टेड लीडर्स रिमेन अकाउंटेबल एज वोटर्स कैन रिमूव देम थ्रू इलेक्शंस। मतलब हम जिन भी रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं, अगर वो हमारे अनुसार काम नहीं करते हैं, अगर वो कुछ ऐसे काम करते हैं जो एक्चुअल में हमारे अपोज में है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होंगे हम उन रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां से हटा सकते हैं और किसी और पर्सन को उसकी जगह पर चुन लेंगे। इसलिए ये क्या हो जाते हैं, हमारे मतलब सिटीजन्स के लिए एक्चुअल में अकाउंटेबल हो जाते हैं। सो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। साथ ही साथ में इट बिल्ड्स द नेशनल यूनिटी। So UAF strengthen the unity by ensuring equal participation of all section of society। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तो सोसाइटी का हर एक सेक्शन, चाहे वो बहुत अमीर हो या फिर वो बहुत ज्यादा गरीब हो, वो सभी इक्वल वोट दे सकते हैं। मतलब यहां पर यूनिटी जो है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाने वाली है, क्योंकि सभी के पास में उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिना देखे, उनके सोशल बैकग्राउंड, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड को बिना देखे सेम राइट प्रोवाइड किया गया है, जिससे सभी को यह फीलिंग आती है कि हां वो सभी क्या है, हमारे इंडिया में एक्चुअल में इक्वल लेवल पर है, और इसलिए ही यूनिटी और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। फिर आगे देखते हैं ब्रिजिंग बैरियर्स, अनेबलिंग पार्टिसिपेशन। अब देखिए ये जो इलेक्शन है एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी कि इतने सारे वोटर्स और इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो इसके लिए चैलेंजेस भी तो बहुत बड़े बड़े होंगे। इसलिए यहां पर हम बात करेंगे कुछ चैलेंजेस की, जैसे कि लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री। सो इंडियाज वास्ट पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी मेक कंडक्टिंग इलेक्शन अ कॉम्प्लेक्स टास्क। एक्चुअल में इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर एक पर्सन को वोट कास्ट करवाना, साथ ही साथ में बहुत डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर जा पाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट स्टिल इस टास्क को कंप्लीट किया जाता है, जबकि ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है। स्टिल इस टास्क को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कोशिश करता है कि वो बेटर से बेटर तरीके से कंप्लीट कर सकें। साथ ही साथ में जियोग्राफिक डाइवर्सिटी, सो रिमोट एंड डिफिकल्ट टेराइन क्रिएट लॉजिस्टिकल चैलेंजेस फॉर इलेक्शन मैनेजमेंट। मतलब ऐसी जगहें जहां पर, जैसे कि कुछ जगहें हैं जो बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स के लेवल पर होगी, हिली रीजन्स में होगी, वहां पर जा पाना और वहां से आ पाना एक्चुअल में बहुत टफ होता है, बट स्टिल इलेक्शन कमीशन ये कोशिश करता है कि वो इन सारी चीजों को यहां पर मैनेज करे और हर एक इंडियन जो एक्चुअल में एलिजिबल है टू कास्ट देयर वोट, वो अपना वोट यहां पर कास्ट कर सके। चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद में फिर समझते हैं ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्चुअल में क्या रोल प्ले करता है, किस तरीके से इलेक्शंस करवाता है, इन चीजों को हम यहां पर समझेंगे। सो ईसीआई कंडक्ट एंड सुपरवाइज फ्री एंड फेयर इलेक्शन अक्रॉस इंडिया। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंश्योर करता है कि जितने भी इलेक्शन इंडिया में हो रहे हैं वो सभी फ्री एंड फेयर हो, मतलब वो किसी के भी प्रेशर के अंदर ना हो रहे हो और ना ही उसमें कोई भी मेल प्रैक्टिसेस हो। सो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करता है जब इलेक्शंस को, तो यहां
एंश्योरिटी दे रहा है कि वो फ्री और फेयर होने वाले। साथ ही साथ में एसेसिबिलिटी मेजर की अगर हम बात करें, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड टू एंश्योर द वोटिंग एक्सेस फॉर एल्डरली, डिसेबल्ड एंड रिमोट वोटर। सो जैसा कि आप सभी को ये पता ही है, हमने जब डिटेल्ड लेवल पर इसकी बात करी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सारी इनोवेटिव मेथड्स का यूज करता है। इवन जब वोट डालने की बात आई और जो लोग वोट डालने उस बूथ तक नहीं आ सकते थे तो उनके घर जाकर उनसे वोट कास्ट करवाए गए। वैसे ही पोस्ट कार्ड से भी क्या करवाए गए, वोट कास्ट करवाए गए। सो इसी तरीके से रैंप बनाए गए, जो बूथ होते हैं, जो सेंटर्स होते हैं जहां पर वोट कास्ट करना होता है, वहां पर रैंप बनाए गए जिससे व्हील चेयर आसानी से आ जा सके और डिसेबल लोग भी अपना वोट कास्ट कर सके। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक्चुअल में ऐसे एसेसिबिलिटी मेजर यहां पर यूज करता है। तो देखिए, होम वोटिंग 2024, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, फॉर द फर्स्ट टाइम एल्डरली एंड द डिसेबल वोटर वर अलाउड टू वोट फ्रॉम होम। मतलब 2024 के इलेक्शन में एक्चुअल में ऐसा पहली बार हुआ जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसिलिटी अवेलेबल करवाई। सो जो भी अगर वो बूथ तक नहीं आ सकते थे टू कास्ट देयर वोट्स, उन्हें घर जाकर क्या किया गया, उनसे वोट लिए गए। Assistive technologies, use of the Braille voter card and apps help person with disabilities participate easily। क्या होता है ये ब्रेल वोटर कार्ड? सो एक्चुअल में वो कार्ड जिसमें ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, मतलब वो लोग जो एक्चुअल में विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, जो देख नहीं सकते, वो भी अपना वोट कास्ट करें, इसलिए ही ऐसी टेक्नोलॉजीज को यहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी एफिशिएंसी को कंटिन्यूअसली बढ़ाता जा रहा है और इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं चैलेंजेस एंड वोटर टर्नआउट। सो व्हाट इज वोटर टर्नआउट? चलिए समझते हैं 2024 वोटर टर्नआउट इशू क्या रहा। सो अबाउट 34% ऑफ द एलिजिबल वोटर डिड नॉट वोट। हमारे 2024 के इलेक्शन में करीब 34% ऑफ द एलिजिबल वोटर जो हैं उन्होंने अपने वोट कास्ट नहीं करे। पर उसके पीछे रीजन क्या था? मे बी ड्यू टू एसेसिबिलिटी इशू और ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस। सो कुछ लोग हो सकता है कि वो अवेयर ही ना हो कि किस तरीके से वोट कास्ट करने से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हो जो एक्चुअल में वोट कास्ट करने के लिए पहुंच ही ना पाए हो। इस कारण से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे इंडिया में जो 34% ऐसे वोटर्स हैं जो एलिजिबल तो थे बट स्टिल उन्होंने वोट कास्ट नहीं करे, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो उसे कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा है कि ये सभी लोग भी क्या कर सकें, वोट कास्ट कर सकें। सो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? Improving awareness and introducing better election facilities can increase voter participation। So और better facilities और साथ ही साथ में अवेयर करना कि एक्चुअल में एक वोट भी कितने बड़े बड़े चेंजेस ला सकता है, तभी क्या हो पाएगा, ये जो परसेंट है ये और नीचे आ पाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सकेंगे, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, इस फेस्टिवल में एक्चुअल में पार्ट ले सकेंगे। तो चलिए आगे समझते हैं अब एक इंस्क्रिप्शन के बारे में जो है एक्चुअल में उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन जो हमारे हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के बारे में बताता है, जो ये बताता है कि इंडिया में किस तरीके से पहले भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को फ्री एंड फेयर तरीके से चुना जाता था। चलिए समझते हैं। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, दे डिस्क्राइब्ड अ फेयर मेथड ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स यूजिंग अ रैंडम ड्राइंग प्रोसेस। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पाम लीव्स हुआ करती थी उस पर कैंडिडेट्स का नाम लिखकर एक पॉट में डाल दिया जाता था, उसे सील कर दिया जाता था। देन उसके बाद में जिस दिन वो प्रोसेस होती थी, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उस दिन उन सभी के नाम एक रैंडम, एक छोटे बच्चे से निकलवाए जाते थे, एक यंग बॉय से निकलवाए जाते थे और फिर उनके नाम जो है वो लाउडली पढ़कर बताए जाते थे। सो ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर एंशिएंट इंडिया में भी फॉलो किया जाता था, जो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है। साथ ही यहां पर देखें यूज ऑफ पाम लीव, नेम्स वर रिटन ऑन द पाम लीव एंड ड्रॉन रैंडमली इन द पब्लिक फॉर ट्रांसपेरेंसी। सो यहां पर पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड होता था। द प्रोसेस एम्फसाइज्ड ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सो यहां पर ऑनेस्टी भी दिखेगी, फेयरनेस भी दिखाई देगी और साथ ही साथ में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी इस उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिल जाता है। सो इंडिया में एक्चुअल में जो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है वो तो एंशिएंट टाइम से ही हम फॉलो करते आ रहे हैं।
अब यहां पर हम बात करते हैं जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एक्चुअली अ इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी, मतलब वो एक ऐसी बॉडी है जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है, किसी के प्रेशर में आकर वर्क करना उसे यहां पर नहीं होगा। सो ईसीआई इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और तभी तो वो क्या करवा पाता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवा पाता है। अगर वो प्रेशराइज होकर काम करेगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर श्योर नहीं करवा पाएगा, इसलिए ही ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। Then established in 1950, so it has conducted all major elections since independence. So सबसे पहली बार 1951-52 के इलेक्शंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही करवाए थे, जो बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से हुए थे। सो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1951-52 आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। सो सबसे पहली बार अगर आपसे पूछा जाता है कि कब इलेक्शन करवाए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आप बताएंगे 1951-52 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबसे पहली बार इलेक्शन कंडक्ट करवा दिए थे। चलिए अब बात करते हैं इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, कि किस तरीके का एक्चुअल में पूरा स्ट्रक्चर है, कैसी ये बॉडी है जो एक्चुअल में इतने बड़े इलेक्शंस को कंडक्ट करवा लेती है। तो सबसे पहले यहां पर समझे, एक पर्सन होते हैं जो इसके हेड होते हैं, जिन्हें कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दैट इज सीईसी, हेड्स द इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन कमीशन को ये हेड करते हैं एंड सुपरवाइज ऑल इलेक्शन प्रोसेस। हमारे इंडिया में जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं उन सभी प्रोसेसेस को सुपरवाइज करने का काम किसका है, इन्हीं का है, जो है क्या, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देन इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स जो इन्हें एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे तो वहीं साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी होने वाले हैं, मतलब असिस्ट द सीईसी एंड हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। सो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जो भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है उन सभी में असिस्ट करने का काम करते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। आगे देखें, फिर आ जाते हैं हम स्टेट लेवल पर, तो यहां पर आपको दिखाई देते हैं सीईओ, दैट इज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। सो सुपरवाइज स्टेट लेवल इलेक्शन वर्क। हमारी स्टेट्स में जितने भी इलेक्शन रिलेटेड वर्क होते हैं उन सभी को सुपरवाइज करने का काम करते हैं सीईओ, मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। फिर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, मतलब अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम होने वाले हैं उन सभी को हैंडल कौन करेगा, डीईओ, दैट इज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। सो मैनेजेस डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्शन एक्टिविटीज। देन एक और ऑफिसर दिखाई देंगे जो होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, कंडक्ट इलेक्शन इन द इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनवाई जाती है उसमें जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं उन सभी में इलेक्शन सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सबकी जिम्मेदारी किसकी है, रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होने वाली है। और वैसे ही आपको दिखाई देंगे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, मतलब वो ऑफिसर एक्चुअल में जो आपको एलिजिबल बनाते हैं कि आप वोट कास्ट कर सकें, मतलब जो आपका नाम रजिस्टर करते हैं उस इलेक्टोरल रोल में। सो मेंटेन्स द वोटर लिस्ट एंड हैंडल्स वोटर रजिस्ट्रेशन। सो सभी वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करना और साथ ही साथ में उस वोटर लिस्ट को हैंडल करना, ये सभी किसका काम होता है, ईआरओ, मतलब इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का। तो क्या सारे के सारे ऑफिसर समझ में आ गए कि किस तरीके से एक्चुअल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर होता है, और इसी कारण से ये जो इलेक्शंस है इतनी स्मूथली कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होने वाला है MCC, दैट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सो क्या होता है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चलिए इस चीज को यहां समझ लेते हैं। इसका पर्पस क्या है, सबसे पहले ये जान ले। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन बाय रेगुलेटिंग पॉलिटिकल बिहेवियर। मतलब इलेक्शंस के कुछ समय पहले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, और इस समय पर सभी को ये गाइड किया जाता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो पॉलिटिकल बिहेवियर को सही तरीके से मैनेज करने के लिए एक्चुअल में, जिससे कोई भी ऐसी कोई भी चीज ना करे जो मेल प्रैक्टिसेस की कैटेगरी में आती है, इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। देन रिस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट। सो रूलिंग पार्टीज कैन नॉट अनाउंस न्यू स्कीम्स ड्यूरिंग द इलेक्शन। मतलब जब इलेक्शंस होने वाले हैं और अगर कोई रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट सोर्सेस का यहां पर मिसयूज करके ज्यादा वोट गेन करना चाहती है तो उसे यहां पर रोका जाता है, और यहां क्लियर कर दिया जाता है कि आप इलेक्शन के जस्ट पहले कोई भी न्यू स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते। Then candidate behavior. Candidate must campaign peacefully and avoid hate speeches और bribery. मतलब जो भी कैंडिडेट एक्चुअल में इलेक्शन में कंटेस्ट करने वाले हैं, अगर वो कभी भी ऐसा करते हुए पाए जाते हैं कि वो कोई हेट स्पीच देते हैं या फिर वो ब्राइब देते हैं किसी को वोट डालने के लिए, तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये सभी को बता दिया जाता है। साथ ही पेनाल्टीज फॉर वायलेशन। ईसीआई टेक एक्शन अगेंस्ट पार्टीज और कैंडिडेट फॉर वायलेटिंग MCC। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन
चाहे वो पार्टी हो या फिर कैंडिडेट हो, अगर वो एमसीसी को वायलेट करते हैं तो क्या किया जाएगा, यहां पर पेनाल्टीज भी लगाई जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन भी लिए जाएंगे। समझ में आ गया किस तरीके से एक्चुअल में एमसीसी मोरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर तरीके से यहां पर कंप्लीट करवा देती है। चलिए अब आगे समझते हैं, इलेक्शंस इन इंडिया की बात करते हैं। जो हमारा इंडिया है वो एक्चुअल में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इसलिए ही इंडिया में इलेक्शंस को त्योहार माना जाता है, मतलब फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। इलेक्शंस अलाउ सिटीजन टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव फ्रीली, क्योंकि इलेक्शंस जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने की हमें आजादी देता है और हम फ्रीली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर चुन सकते हैं। लेवल्स ऑफ इलेक्शन की अगर हम बात करें तो हेल्ड एट द स्टेट, नेशनल एंड लोकल लेवल, मतलब नेशनल लेवल पर भी इलेक्शन होते हैं, स्टेट लेवल पर भी एंड लोकल लेवल पर भी। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर हमारे यहां पर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। देन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये सिस्टम आप ऑलरेडी समझ भी चुके हैं, मैं फिर से बता देता हूं। द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट वोट्स इवन विदाउट 50% मेजॉरिटी, मतलब ऐसा कोई भी कैंडिडेट जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले हों उसके कंपिटिटर से, वो क्या हो जाता है, एक्चुअल में इलेक्शन में जीत जाता है, मतलब उसकी विक्ट्री हो जाती है। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले, हो सकता है शायद वो 50% वोट्स भी ना हो, बट स्टिल अगर वो सबसे ज्यादा है कंपैरेटिवली टू द अदर कैंडिडेट्स, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यहां पर वर्क करता है और वो कैंडिडेट क्या हो जाता है, यहां पर एक्चुअल में इलेक्ट हो जाता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे इंडिया में इलेक्शन होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्शंस टू लोकसभा, मतलब हम ये समझेंगे कि लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे होते हैं इलेक्शंस। आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि लोकसभा का जो स्ट्रक्चर है, तो एक्चुअल में लोकसभा को डिवाइड किया जाता है 543 कंस्टिट्यूएंसीज में, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। साथ ही वोटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहां पर इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मतलब जिन्हें हम एमपी कहते हैं। और एमपीज क्या करते हैं, फोकस करते हैं कंट्री वाइड इश्यूज पर, मतलब हमारी कंट्री में जितने भी इश्यूज हैं उन सभी पर ये फोकस करते हैं। साथ ही अब अगर हम बात करें स्टेट असेंबलीज की, वोटर्स इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें हम कहते हैं एमएलए, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज। एमएलए किस पर फोकस करते हैं, रीजनल और स्टेट इश्यूज पर। ये भी समझ में आ गया कि ये जिस तरीके से कंट्री वाइड इश्यूज पर फोकस कर रहे हैं, ये लोग स्टेट वाइड इश्यूज पर फोकस करेंगे, वैसे ही ये एमपी कहलाएंगे और ये कौन होंगे, ये होंगे एमएलए। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, जिससे बिल्कुल भी कंफ्यूजन आगे जाकर ना हो। अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं कि आगे यहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है। जैसा कि आपने देखा, हमारे पास में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो नेशनल लेवल पर क्या करवा रहा है, इलेक्शंस को कंडक्ट करवा रहा है। वैसे ही जो लोकल लेवल के इलेक्शन होते हैं उसे कंडक्ट करवाने का काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहां पर देखें, द इलेक्शन कमीशन इज अ पार्ट ऑफ इलेक्शन एपरेटस। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस, इलेक्शंस टू द लोकल बॉडीज एंड ग्रास रूट लेवल। एक्चुअल में जो इलेक्शंस होते हैं हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के और म्युनिसिपैलिटीज के, मतलब लोकल लेवल के इलेक्शन, उन सभी को कंडक्ट करवाने का काम करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगर इस प्रोसेस को सही तरीके से किया जाता है तभी डेमोक्रेसी जो है वो एक्चुअल लेवल पर स्ट्रेंथन हो पाती है, क्योंकि ग्रास रूट पार्टिसिपेशन स्टेट इलेक्शन कमीशन के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से स्टेट इलेक्शन कमीशन काम करता है। अब बात करेंगे राज्यसभा इलेक्शन की, मतलब हम बात करने वाले हैं यहां पर अपर हाउस के इलेक्शन की। अपर हाउस में इलेक्शन होते कैसे हैं, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसके नेचर की बात करें तो मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एमएलएस। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब भी राज्यसभा इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली नहीं होते, मतलब उसमें हम सब जाकर वोट कास्ट नहीं करते, उसमें वोट कास्ट करते हैं एक्चुअल में वो लोग जिन्हें हमने चुना है, मतलब वो सभी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो असेंबली स्टेट में होती है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव वोट कास्ट करते हैं टू इलेक्ट द राज्यसभा मेंबर्स। आगे देखें वोटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता है यहां पर। द इलेक्शन टू द राज्यसभा इज हेल्ड यूजिंग द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक्चुअल में आपको प्रेफरेंसेस देनी होती है और वो प्रेफरेंसेस जो है वो कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होती जाती है, इसलिए ही इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहा जाता है। मतलब
वोट एक बार देना है, बट प्रेफरेंस जो है वो क्या होती रहेगी, आपकी डिफरेंट डिफरेंट प्रेफरेंस रहेगी और वो एक के बाद एक ट्रांसफर होती जाएगी जैसे जैसे जो काउंटिंग के राउंड है वो चेंज होते जाएंगे। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें तो ये होता है परमानेंट हाउस। सो राज्यसभा इज नॉट डिसॉल्व्ड एंड मेंबर्स रिटायर इन फेजेस। सो ये आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा एक्चुअल में एक परमानेंट हाउस है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता और हर एक कैंडिडेट जो है यहां पर रिटायर होता रहता है एक पर्टिकुलर फेस में। सो इसीलिए यहां पर रेगुलरिटी जो है वो कंटिन्यूसली बनी रहती है और ये लोकसभा से इसी कारण से क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि लोकसभा हर 5 साल में रिटायर हो जाती है पर राज्यसभा कभी भी रिटायर नहीं होती। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, मतलब हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के एक्चुअल में। सो प्रेसिडेंट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन और इनका इलेक्शन किस नेचर का होता है, तो इनका इलेक्शन भी एक्चुअल में इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट तो होता है पर इन्हें इलेक्ट करता कौन है, क्या सिर्फ एमएलए इलेक्ट करते हैं जैसे राज्यसभा में होता है, तो नहीं, इनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द एमपीज एंड एमएलए। सो आप सभी को यहां पर यह याद रखना पड़ेगा कि जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, सो जितने भी इलेक्टेड, ध्यान रखिएगा मेरे जो शब्द मैं बोल रहा हूं इलेक्टेड, जितने भी इलेक्टेड एमएलए होने वाले हैं और जितने भी इलेक्टेड एमपी होने वाले हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो भी इलेक्टेड हैं, वो सभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करते हैं और यही होता है इनका इलेक्टोरल कॉलेज। सो अगर हम वोटिंग सिस्टम की बात करें, जो सिस्टम एक्चुअल में राज्यसभा में यूज किया जा रहा था, मतलब वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिमिलर सिस्टम यहां पर भी यूज किया जाता है। एक्सक्लूजन की अगर हम बात करें कि कौन वोट कास्ट नहीं कर सकता, सो ओनली इलेक्टेड मेंबर वोट नॉट नॉमिनेटेड वन। जैसा कि आप सभी को याद आ रहा होगा कि राज्यसभा के लिए एक्चुअल में प्रेसिडेंट ही 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं और इसलिए ही नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं यहां पर वोट कास्ट नहीं कर सकते। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं सिर्फ वही क्या करने वाले हैं, यहां पर वोट कास्ट करने वाले हैं। सो ये प्रोसेस भी क्लियर हो गया होगा। चलिए इस इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें, सो कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ओनली, रूल द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर हम इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन देख लिया, हमने देख लिया किस तरीके से राज्यसभा का इलेक्शन होता है। अब हम अगर देखिए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी वैसे ही इनडायरेक्ट तरीके से होने वाला है, पर यहां पर वोट कौन कास्ट करने वाला है, सो जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर, पर नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी, वो सभी मिलकर यहां पर वोट कास्ट करते हैं, ना कि एमएलए। तो यहां पर एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यहां वोट कास्ट नहीं कर सकते। और जब वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअल में चुन लिए जाते हैं तो वो काम करते हैं एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो राज्यसभा को चेयर करने का काम किसका है, ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट का है। सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहां पर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इलेक्टोरल सिस्टम में। सो हमारा ये इतना बड़ा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, जिसमें से कुछ चैलेंजेस की हम यहां पर बात करने वाले हैं, जैसे कि मनी पावर। सो इंक्रीजिंग यूज ऑफ मनी अफेक्ट द फेयर कंपटीशन। जब इलेक्शंस होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारी न्यूज आपको सरफेस होती हुई दिखाई देती होगी, जिसमें पता लगता होगा कि किसी कार में इतने सारे कैश जो है वो मिला है, कुछ लोगों को ब्राइब देते हुए कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो पकड़ाए हैं। सो एक्चुअल में लोग अपने वोट लेने के लिए, अपने हित में ज्यादा से ज्यादा वोट लेने के लिए यहां पर मनी पावर का यूज करते हैं, जिससे जो हमारे इलेक्शंस है वो फ्री और फेयर नहीं रह जाते। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इलेक्शंस के सामने। साथ ही क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, मतलब कैंडिडेट विद द क्रिमिनल बैकग्राउंड वीकन द डेमोक्रेसी। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स यहां पर जो इलेक्शन होते हैं उसे कंटेस्ट करने के लिए आ जाते हैं जो एक्चुअल में क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, फिर वो लोगों को प्रेशराइज करते हैं और जबरदस्ती उनसे वोट कास्ट करवाते हैं। साथ ही साथ में अर्बन वोटर अपैथी, मतलब अर्बन वोटर्स ऑफन हैव लोअर पार्टिसिपेशन रेट। अगर आप देखेंगे रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, तो अर्बन एरिया में जो वोटर्स हैं वो एक्चुअल में अपैथी वहां पर ज्यादा दिखाई दे रही है, मतलब वो शायद अवेयर तो हैं बट वो फिर भी वोट कास्ट नहीं कर रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसे फॉर श्योर ओवरकम तो करना ही पड़ेगा, तभी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब कैसे करा जा सकता है इन चीजों को
कैसे ओवरकम किया जा सकता है इन चैलेंजेस को? सो वोटर अवेयरनेस सबसे पहली चीज, एडुकेटिंग सिटीजन, इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबल वोटिंग, मतलब सभी को ये बताना चाहिए कि किस तरीके से आपके वोट से एक्चुअल में फर्क पड़ सकता है और रिस्पॉन्सिबल वोटिंग क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ में यूथ पार्टिसिपेशन, सो यंग वोटर मस्ट एक्टिवली इंगेज इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यूथ्स को और ज्यादा यहां पर पार्टिसिपेट करना होगा, उनके पार्टिसिपेशंस को बढ़वाना होगा, जिससे क्या हो सके, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसमें और ज्यादा इंगेज हो सके। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज द बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये पॉइंट हमें बिल्कुल पता है, हम ये शुरू में ही समझ चुके हैं कि हाँ, हमारी जो डेमोक्रेसी है अगर यूएएफ नहीं होगा तो हमारी डेमोक्रेसी एक्चुअल में नहीं चल सकती, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन हो, राज्यसभा इलेक्शन हो या फिर स्टेट असेंबली या फिर लोकल बॉडीज के इलेक्शन, सभी में यूएएफ जो है वही काम करता है। इसलिए क्या है, ये है बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। साथ ही साथ में वोटिंग इज बोथ अ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वोटिंग जो है वो एक्चुअल में क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आपका एक राइट भी है। सो आप अपने राइट को तो यूज करें बट रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करें। साथ ही साथ में अवेयरनेस इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, सो जो अवेयरनेस है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए। जब सभी लोग अवेयर होंगे तभी तो वो वोट कर पाएंगे। साथ ही साथ में ईसीआई एंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एंश्योर करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पर हमेशा कंडक्ट होते रहे। साथ ही वोटर पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, मतलब जो वोटर्स का पार्टिसिपेशन है वही डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी जो है उसे क्या करता है, स्ट्रेंथन करना है। सो आपको ये पॉइंट भी सारे के सारे समझ में आ गए होंगे जो हमने अभी तक पढ़ा, ये उसका एक रिकैप था जो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो आई होप ये चैप्टर का वन शॉट रिवीजन वीडियो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सारे पॉइंट आपने रिवाइज कर लिए हैं, अब आपका ये चैप्टर फुली प्रिपेयर्ड है। सो अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर, साथ ही साथ में आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट्स पर जहां पर मिलने वाले हैं आपको ये सारे कोर्सेस, वो भी हाई क्वालिटी में 100% फ्री। और अगर आप चाहते हैं ई नोट्स या ई बुक्स तो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।